Hello everyone, this is Paridhi. In today's video, we are going to discuss a chapter of 10th standard that is The Old Man and the Sea book review. तो ये बेसिकली एक बुक का रिव्यू है. रिव्यू मीन्स आप कह सकते हैं किसी का व्यू आपके सामने शेयर किया गया है. तो जो राइटर हैं उन्होंने इस चैप्टर के जो राइटर हैं उन्होंने अपना व्यू शेयर किया है ओल्ड मैन एंड द सी नॉवल के बारे में जो हेमिंगवे ने लिखा था. और ये जो नावल है ये इन्होंने 1952 में लिखा था जब वर्ल्ड वॉर का एंड चल रहा था. और ये जो स्टोरी है, जो कहानी है, वो बताती है किस तरह से आप लास्ट में आके भी जीत सकते हैं. कई बार आप हार के भी जीत से जाते हैं. दैट मीन्स आप लड़ते लड़ते अगर आपको कुछ हो भी जाता है फिर भी लोगों के लिए आप जीते हुए माने जाते हैं. दैट मीन्स यू आर द वन हु आर सक्सीडेड अकॉर्डिंग टू द पीपल दो यू डाई. तो यही बेस है इस स्टोरी का. तो हम स्टार्ट करते हैं. An old and experienced Cuban fisherman has a run of terrible bad luck and is unable to catch any fish for 84 days. तो एक ओल्ड और एक्सपीरियंस्ड क्यूबन फिशरमैन होते हैं. क्यूबन मीन्स अ पर्सन हु बिलोंग्स टू क्यूबा, जो कंट्री है. तो वहाँ से जो पर्सन बिलोंग करते हैं उसको क्यूबन कहते हैं. तो क्यूबन फिशरमैन होता है, उसका काफ़ी बुरा लक चल रहा होता है और उसको 84 डेज से कोई भी फिश वो पकड़ नहीं पाता, अनेबल होता है. His young and devoted apprentice Manolin had been forced by his parents to start working with another fisherman. उसका जो यंग और डिवोटेड अप्रेंटाइज में आप कह सकते हैं ऐसा पर्सन जो ट्रेड सीखने के लिए किसी के अंडर वर्क करता है. तो मैनोलिन उसका नेम था और उसके पेरेंट्स ने उसको फोर्स किया था किसी और फिशरमैन के लिए वर्क करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली इसको 84 डेज से कोई फिश मिल नहीं रही थी, तो ये सीख नहीं पा रहा था कुछ भी नई चीज़. इसलिए उसके पेरेंट्स ने कहा कि तुम दूसरे फिशरमैन के यहाँ काम करो. The old man resolves to sail out farther than all the other fishermen and attempt to catch the really big fish. तो ओल्ड मैन ने रिजॉल्व किया, मीन्स उसने डिसाइड किया कि मैं दूसरे फार्मर्स से और ज़्यादा आगे जाऊंगा और एक बड़ी फिश कैच करके लाऊंगा. On the 85th day, he succeeds in hooking a marlin with his bait, but the marlin is too strong for him and starts pulling the boat. मार्लिन जो है आप कह सकते हैं एक लार्ज सॉल्ट वाटर फिश होती है, बड़ी सी मछली है. तो वो जो ओल्ड मैन होता है वो 85th डे जैसे तैसे एक मार्लिन उस बड़ी सी फिश को पकड़ने में सक्सेसफुल रहता है, लेकिन फिश जो है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है और उसकी बोट को वो खींचने लगती है. द ओल्ड मैन एंड द सी इज द स्टोरी ऑफ द ओल्ड मैन स्ट्रगल विद द मार्लिन एंड हिज लेटर बैटल अगेंस्ट शार्क्स. और ओल्ड मैन एंड द सी जो स्टोरी है वो ओल्ड मैन की स्ट्रगल के बारे में है, किस तरह से वो उस मार्लिन के साथ वो स्ट्रगल करता है और कैसे उसको लास्ट में बैटल होता है, फिर फाइट होती है उसकी शार्क्स के अगेंस्ट. पहले तो वो मार्लिन से उसकी लड़ाई होती है, अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, उस मार्लिन को लेकर आने की कोशिश करता है, और दूसरी वो शार्क से उसका फिर अगेन उसका बैटल हो जाता है. तो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द स्टोरी इन द बुक द ओल्ड मैन एंड द सी. इस बुक में क्या स्टोरी है? सोशल हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट. सोशल और हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट के बारे में क्या है कहना है, देखते हैं. हेमिंगवेज नॉवल इज बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स. हेमिंगवे के जो नॉवेल्स होते हैं वो रियल इवेंट्स पे बेस्ड होते हैं. एंड इट ऑल्सो ड्रॉज हेविली ऑन हिज लाइफ, और यहाँ तक कि उसकी लाइफ से भी रिलेटेड होते हैं. हियर एक्सपीरियंस ऑफ फिशिंग इन द क्यूबन वाटर्स एंड लाइक द ओल्ड मैन ही वॉज ऑल्सो अ फैन ऑफ बेसबॉल. तो उसका भी, उनका जो हेमिंगवे है उनका भी एक्सपीरियंस रह चुका है क्यूबन वाटर्स में फिशिंग करने का, और इस ओल्ड मैन की तरह वो भी बेसबॉल के फैन थे. ही वर्क फॉर द रेड क्रॉस ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान वो रेड क्रॉस के लिए उन्होंने काम किया था. एंड वॉज इंजर्ड बाय शार्पनेल व्हेन ही वॉज इन इटली. शार्पनेल आप कह सकते हैं एक हॉलो प्रोजेक्टाइल होता है जिसमें बुलेट्स होती हैं. तो वो उस शार्पनेल के कारण इंजर हो गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम जब वो इटली में थे. हेमिंगवे ऑलवेज टॉक्स अबाउट द नीड टू स्ट्रगल अगेंस्ट डिफीट और डेथ. हेमिंगवे हमेशा बात करते हैं कि हमें कैसी ज़रूरत होती है डेथ या डिफीट के अगेंस्ट स्ट्रगल करने की, एंड हाउ डिटर्मिनेशन एंड एंड्योरेंस कैन हेल्प वन टू विन इन द स्ट्रगल. और उस स्ट्रगल में, उस लड़ाई में किस तरह से डिटर्मिनेशन मीन्स अगर आप आपका निश्चय है, दृढ़ निश्चय है और आप अपने आप में जिंदा दिली रखते हो, दैट मीन्स यू थिंक दैट यू आर लाइव एंड इफ़ यू आर लिविंग देन यू कैन डू एनीथिंग. अगर आप अभी भी अपने आप में इतनी एनर्जी रखते हो, इतना फेथ रखते हो अपने आप में, तो आप उस स्ट्रगल से ज़रूर आगे बढ़ सकते हैं. दैट मीन्स उस डिफीट, डेथ या कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आती है तो उसको आप हरा सकते हैं.
द ओल्ड मैन इज एट द एंड ऑफ द नॉवल वेरी नियर डेथ, और ओल्ड मैन जो नॉवल का एंड आ जाता है उस टाइम अपनी डेथ के बहुत पास होता है, दैट मीन्स ही वॉज अबाउट टू डाई, बट वी नो दैट द स्टोरी ऑफ हिज सफरिंग एंड लॉस विल लिव ऑन इन द मेमोरीज ऑफ द पीपल ऑफ हिज विलेज। लेकिन जिस तरह से उसने सफ़र किया, जिस तरह से उसका लॉस हुआ, मीन्स लाइफ का लॉस हुआ, दैट इज़ डेथ हुई, और किस तरह से उसने अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश की, वो सब मेमोरीज़ में रह जाएंगी उसके विलेज पीपल के, जो भी पीपल हैं उसके विलेज में, उन सब विलेजर्स की मेमोरी उनकी याद में रह जाएगी। अल्टीमेटली स्टोरी बिकम्स वन ऑफ triumph because the tales of his life will live on even after his death। और अल्टीमेटली उसकी जो स्टोरी है वो एक तरीके से आप कह सकते हैं विक्ट्री को शो करने वाली है कि कैसे हम मर के भी जीता है इंसान। दैट मीन्स इंसान की बॉडी चली जाती है, लेकिन उसकी जो अच्छी, या आप कह सकते हैं हिम्मत वाली जो थिंग्स होती हैं जो वो करता है, ऐसी घटनाएं होती हैं, ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि वो पर्सन बहुत ब्रेव था, तो वो बातें हमेशा याद रहती हैं। उनकी कभी डेथ नहीं होती। अ पर्सन डाइज बट वॉट एवर द पर्सन हैज़ डन हिज डीड्स दे नेवर डाई। तो वही बताते हैं पोइट, राइटर, कि किस तरह से उसकी डेथ हो गई, लेकिन फिर भी जो उसकी स्टोरी थी, उसकी जो कहानी थी, टेल थी उसकी लाइफ की, वो हमेशा ही सबके मन में मीन्स मेमोरीज में रहेगी। द नॉवल वॉज पब्लिश 1952 में नॉवल पब्लिश हुआ था व्हेन पीपल वर ट्राइंग टू रिकवर फ्रॉम द मास डिस्ट्रक्शन रॉट बाय द 2 वर्ल्ड वॉर्स। 2 वर्ल्ड वॉर के कारण जो डिस्ट्रक्शन हुआ था, जो महान डिस्ट्रक्शन हुआ था, उससे पीपल जो लोग थे वो रिकवर करने की कोशिश कर रहे थे। एंड दिस टेल ऑफ एंड्योरेंस एंड अल्टीमेट ट्रायम्फ इमीडिएटली स्ट्रक अ कॉर्ड विद द रीडर्स। और ये जो स्टोरी थी, जो टेल मीन्स कहानी होती है, स्टोरी, किस तरह से जो ओल्ड मैन था उसका एंड्योरेंस मीन्स आप अपने मन में जिंदा हो, अपने आप में आप जिंदा दिली दिखा रहे हो, दैट आई एम अलाइव एंड आई कैन डू एनीथिंग, वो वाली जो फीलिंग होती है वो एंड्योरेंस कहलाती है। और अल्टीमेट, वो किस तरह से अल्टीमेटली लास्ट में कैसे वो जीतता है, वो उसकी डेथ हो जाती है फिर भी वो जीतता है। और इन सब चीज़ों ने रीडर्स के हार्ट को काफ़ी टच किया। राइटिंग स्टाइल, अब राइटिंग स्टाइल कैसी थी उनकी? हेमिंगवेज लैंग्वेज इज सिंपल एंड पिथी। उनकी जो लैंग्वेज है वो एकदम सिंपल होती है और एक विगरसली आप कह सकते हैं मीन्स सीरियस होती है। ही मोस्टली राइट्स इन शॉर्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटेंसेस। उनके ज़्यादातर सेंटेंस जो होते हैं वो छोटे होते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, दैट मीन्स जो कहना है डायरेक्टली कह देते हैं, घुमा फिरा के बातें नहीं करते। प्रैक्टिस एन एक्सट्रीम इकोनॉमी इन हिज यूज़ ऑफ वर्ड्स। और उनके वर्ड्स में इकोनॉमी देखने को मिलती है, मीन्स बहुत कम वर्ड्स वो यूज़ करते हैं और कम वर्ड्स में अपनी बातें वो क्लियर करते हैं। दिस सिंप्लिसिटी इज़ डिसेप्टिव। लेकिन जो सिंपल लैंग्वेज वो यूज़ करते हैं वो कई बार रीडर्स को आप कह सकते हैं कि मिसलीड कर जाती है। मिसलीड कहने पे मतलब है कि वो कई बार जितनी बार वो इस स्टोरी को रीड करते हैं उतनी बार उनको न्यू मीनिंग समझ में आता है, जो डीप मीनिंग होता है, वर्ड का मीनिंग नहीं, जो डीप मीनिंग होता है। मीनिंग मीन्स थीम। तो थीम हमेशा जो रीडर्स होते हैं उनको डिफरेंट लगता है जब भी वो न्यू टाइम्स नॉवल को रीड करते हैं। तो जितनी बार भी आप रीड करते हैं, इट इज़ रिटन ओवर हियर एंड अ रीडर कैन रीड हिज नॉवल, हिज वर्क अगेन एंड अगेन एंड फाइंड न्यू लेयर्स ऑफ मीनिंग एवरी टाइम। और अगर आप बार बार उनके नॉवेल्स को रीड करेंगे तो बार बार आपको न्यू थिंग्स उसमें समझ में आएगी, नया मतलब समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ कैन यू से द नॉवल इज बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स। आप कैसे कह सकते हैं कि नॉवल रियल इवेंट्स पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट हैपेंड टू हेमिंगवे इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ हेमिंगवे को। गिव द क्वालिटीज दैट डिस्क्राइब द फॉलोइंग। फिशरमैन, आपको बतानी है कुछ क्वालिटीज़, पैसेज में से फाइंड कीजिए कि किस तरह के पर्सन थे, इनके लिए एडजेक्टिव्स आपको फाइंड करना है। फिशरमैन, मैनोलिन, टाइप ऑफ फिश दे वांट टू कैच, मार्लिन, द टेल। क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स। फाइंड करो ऐसे वर्ड्स जो पैसेज में इनका मतलब ये बताया गया है। वर्कड, सेकेंड अ हॉलो प्रोजेक्टाइल कंटेनिंग बुलेट्स, थर्ड a large saltwater fish, and fourth a person who works for another. My thought, अब मेरी क्या थॉट्स हैं इसके लिए।
आई फर्स्ट रेड दिस नॉवल ईयर्स अगो, मैंने काफ़ी सालों पहले इस नॉवल को पहली बार पढ़ा था. When I did not understand it at all, तब मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं समझ पाया था. And was left unimpressed, और मेरे मन में जो इम्प्रेशन था वो अच्छा नहीं था इस नॉवल के लिए. In spite of this, a vivid image remained with me. लेकिन ये होने के बाद भी कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक डिफरेंट इमेज थी इस बुक के लिए. An old man holding on to his fishing line with the last of his strength. और ओल्ड मैन जो अपनी फिशिंग लाइन को, अपने उस रॉड को, या अपने आप को एक अच्छा फिशरमैन शो करने के लिए, या ना ही सिर्फ शो करने के लिए लेकिन प्रूफ करने के लिए, वो कैसे अपनी स्ट्रेंथ के साथ लास्ट तक जब तक उसका एंड नहीं हो जाता, उसकी लाइफ का एंड नहीं हो जाता, कैसे वो स्ट्रगल करता है. रिसेंटली आई रेड दिस बुक अगेन, और अभी मैंने वापस से उस बुक को पढ़ा एंड वॉज एक्सट्रीमली मूव्ड, और मैं एकदम शॉक हो गया. The formidable strength of the old man's character, the quiet devotion of the emphatic Manolin, and the relationship between the two are heartwarming. जो formidable मीन्स आप कह सकते हैं respectful, जो respecting strength है इस मैन की कैरेक्टर में, जो strength बताई गई है, और जो डिवोशन है, एम्फेथेटिक का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो किसी को अंडरस्टैंड करता है कि हाँ आप किसी को समझ सकते हैं. तो उसी तरह से ये जो मैनोलिन था, जो उसका अप्रेंटाइज था, वो उसको बहुत समझता था, उसके लिए डिवोटी था, लेकिन उसके पेरेंट्स के कारण उसको चेंज करना पड़ा था अपना फिशरमैन, अपना मास्टर. और कैसा इनको के बीच में रिलेशन था जो हार्ट वार्मिंग था, मीन्स ऐसा जो एक दूसरे को खुशी देता था. हेमिंगवेज डिस्क्रिप्शंस ऑफ द सी एंड द क्रीचर्स ऑफ द वाटर आर ब्यूटीफुल. जिस तरह से हेमिंगवे ने सी को डिस्क्राइब किया है, जो वाटर के क्रीचर्स को डिस्क्राइब किए हैं, वो बहुत ही ब्यूटीफुल है. The marlin fights for its life desperately. अब देखिए मार्लिन जो वो सॉल्ट वाटर फिश थी, लार्ज वाटर फिश, तो वो अपनी लाइफ को बचाने के लिए फाइट करती है. डेस्परेटली मीन्स एकदम अर्जेंटली, आप कह सकते हैं कि पूरे 100% देते वो अपने आप को बचाने की कोशिश करती है. एंड इट्स हार्ड टू नो वेदर आर सिंपैथीज शुड लाई विद द ओल्ड मैन और विद द मार्लिन. और ये चीज़ समझ में नहीं आती कि हमारी जो सिंपैथी है कि हम किसके प्रति अपने आप को अपनी दया शो करें, अपनी काइंडनेस शो करें. ओल्ड मैन के लिए, या उस मार्लिन के लिए जिसको ओल्ड मैन ने पकड़ा था, या उस ओल्ड मैन के लिए जिसको मार्लिन ने अल्टीमेटली डेथ उसकी हो गई थी बिकॉज ऑफ मार्लिन. बट एज द नॉवल प्रोग्रेसेस द ओल्ड मैन एंड द मार्लिन आर inseparably linked because both stand for the same ideals, that is noble struggle against destruction. लेकिन जब नॉवल एंड होता है, प्रोग्रेस होता है, मीन्स जैसे जैसे नॉवल आगे बढ़ता है, तो ये चीज़ समझ में आती है कि दोनों ही इनसेपरेबल है, मीन्स एक दूसरे से अलग नहीं है, क्योंकि दोनों ही अपने आप को बचाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं. दोनों के सेम आइडियल्स हैं, दोनों ही अपने आप को, आप कह सकते हैं डिस्ट्रक्ट होने से, या अपना अंत होने से. क्योंकि देखिए अगर वो ओल्ड मैन को कुछ नहीं होता तो मार्लिन मारी जाती, और मार्लिन बच गई तो ओल्ड मैन मारा गया. तो दोनों ही अपनी लाइफ को बचाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे. तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा. अगर कोई डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क मी. ओके देन, टेक केयर, स्टे सेफ.